हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 के लिए क्या है कुछ PYQs कर रहे हैं जो कि हमारे यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिए गए हैं। अब हमने यहाँ क्या है कौन सा टॉपिक लिया है, टॉपिक का नाम है हमारे फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। तो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले एग जो स्पर्म्स होते हैं उनका जो फ्यूजन होता है वो किस टाइप से होता है, उसके लिए स्पर्म को कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो सब चीजें अपन ने क्लियर की थी थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद था फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है, क्लीवेज आता है। हमने देखा था क्लीवेज जाइगोट जो बनता है ये ट्वेन होता है, जबकि जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो हैप्लोइड यानी एन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जाइगोट जो होता है वो ट्वेन बनता है। इसमें क्लीवेज की प्रोसेस होती है। क्लीवेज से क्या है, इसमें डिवीजन होते जाते हैं, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में क्या है इनमें डिवीजन होता रहता है। अब जो 16 सेल स्टेज थी उसको हमने मोरुला बोला था। अब यहाँ पर क्या है एक ब्लास्टोसिस्ट बनती है जो कि इस तरह से कॉम्पैक्ट बोल होती है, इसमें इस तरह से काफी सारी सेल्स प्रेजेंट रहती है ये इस तरह से। फिर इसके अंदर क्या है एक कैविटी क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसेल। एंड जो ये कैविटी क्रिएट होती है तो इसके ऊपर वाली जो लेयर है ये बनाती है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो है हमारे प्लेसेंटा बनाता है बाद में जाकर के। एंड ये बची हुई जो सेल्स है ये बनाती है इनर सेल मास जो कि होल बॉडी का फॉर्मेशन करती है एक ऑर्गेनिज्म में। फिर इसके बाद क्या है इसमें ग्रेस्टुलेशन की प्रोसेस होती है। ग्रेस्टुलेशन में क्या है हमारे जर्मिनल जो लेयर्स होती है, जॉर्म सेल्स जो होती है उनका फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म हमारी स्किन सेल्स बनाती है, मेसोडर्म जैसे कि हमारा हर्ट हुआ वो बनाती है, एंडोडर्म और भी उसके अंदर वाली जो चीजें हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। फिर उसके बाद क्या है ऑर्गेनोजेनेसिस होती है एंड इस तरह से हमारा पूरा एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये सब चीजें अपन ने देख ली थी। स्पर्म कैसा दिखता है, कैसे स्पर्मोजेनेसिस होता है वो चीज भी मैंने बता दी थी। ये है एग की स्ट्रक्चर, एग कैसा होता है एंड oogenesis की जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है, चीज भी मैंने आपको समझा दी थी। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस भी की थी, ग्रेस्टुलेशंस है उसके क्वेश्चंस भी किए थे। एंड हमारे जो क्लीवेज होता है किस टाइप का होता है, आइसोलेसिथल होता है। एंड सेकंड है हमारे पहला है होलोब्लास्टिक, सेकंड है मीरोब्लास्टिक। अब होलोब्लास्टिक में क्या है कंप्लीट क्लीवेज होता है, मीरो में क्या है इनकम्प्लीट क्लीवेज प्रेजेंट रहता है। अब ये भी अपने आप में अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सब चीजें अपन ने देख ली थी। फिर ग्रेस्टुलेशंस की जो प्रोसेस है वो 5 टाइप की होती है, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन, डीएमाइलेशन एंड इपीबोली। ये सारी प्रोसेस हमारी ग्रेस्टुलेशन में होती है। ये सब चीजें भी हमने देख ली थी। ये देखो एनोडर्म हमारे क्या बनाती है, मेसोडर्म क्या बनाती है एंड एक्टोडर्म हमारे क्या बनाती है। तो मेसोडर्म देखो हमारे कार्डिक सेल्स बनाती है, स्केलेटल मसल सेल्स बनाती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है। एंड एंडोडर्म जो होती है हमारे लंग सेल्स, थायराइड सेल्स, ठीक है, इस तरह से सारी सेल्स बनती है। स्किन सेल ये देखो आप देख सकते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हमारे जो क्वेश्चंस रह रहे हैं बाकी के हम आज कवर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट प्रपोज्ड functions of different gene which determine the decision to become either trophoblast or inner cell mass ब्लास्टोमियर ड्यूरिंग अर्ली मेमेलियन डेवलपमेंट। अभी 16 सेल स्टेज जो हमने देखी थी वहां मोरुला, वहां तक क्या है पूरी सेल एक ही होती है। अब वहां पर डिसीजन होता है कि कौन सी सेल को ट्रोफोब्लास्ट बनाना है एंड कौन सी सेल को ICM बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिसीजन ये अपने आप से लेती है। अब जहां पर YAP एंड टेंट ट्रांसक्रिप्शन कुछ फैक्टर्स होते हैं ये एक्टिव होते हैं, ये एक्टिव होकर के योम्स एंड CDX2 को क्या है एक्टिव करती है। जैसे ही एक्टिव होता है ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर का फॉर्मेशन होता है एंड ये क्या करता है OCT4 और नैनो जो प्रोटीन होता है इनको क्या है इनहिबिट कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगी ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। एंड ICM का फॉर्मेशन कैसे होता है इनर सेल मास का, जहां पर OCT4 और नैनोज जो एक्टिव होते हैं तो ये क्या करते हैं म्यूचुअल इनहिबिट कर देते हैं CDX2 को इस तरह से। और मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, CDX2 जहां एक्टिव होगा वहां OCT4 इनहिबिट होगा। अब ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि OCT4 क्या बनाता है, तो हमारे OCT4 जहां प्रेजेंट रहता है प्रोटीन वो लेयर बनती है ICM एंड CDX2 जहां प्रेजेंट रहता है वो बनती है हमारे ट्रोफोब्लास्ट। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
चीज आपको यहाँ एग्जामिनर ने पूरी अच्छे से समझाई हुई है, आप इससे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ हमें बताना है बेस्ड ऑन द अबव फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज करेक्ट। करेक्ट हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ है फर्स्ट ऑप्शन, द डिस्प्ले बिटवीन CDX2 OCT4 कैन इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ ICM, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम, द ICM कुड फ्रॉम इवेंट इफ एक्सप्रेशन ऑफ 4 वॉज इनहिबिटेड। नो, ये गलत है, जबकि इसका एक्टिवेशन होना जरूरी होता है, ना कि इनहिबिट। फिर है YAP एंड TAT4 आर अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स ऑफ CDX2 एंड कैन बी इनहिबिटेड बाय। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये इसको क्या है, इनहिबिट करता है। ये दोनों क्या करते हैं, CDX2 जो है उसको एक्टिव करते हैं। उसको एक्टिव करने के बाद क्या है, ये इनहिबिट करते हैं हमारे OCT4 को। द फोर्थ ऑप्शन है, द एक्सप्रेशन ऑफ STAT3 इज ऑप्शनल फॉर मेंटेनिंग प्लूरिपोटेंसी ऑफ ICM। तो यहाँ पर क्या है, एक पिछले क्वेश्चन था सेम ऐसा है, उसमें STAT3 भी मैंने दिखाया था, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ क्या, इन दोनों के बीच में क्या है, इंटर डिस्प्ले चलता है। अगर ये रहेगा, CDX4 रहेगा तो क्या बनना है, और OCT4 रहेगा तो क्या बनना है, सॉरी CDX2। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ समझाया हुआ भी है, ये मोरुला है, मोरुला के अंदर ट्रोफोब्लास्ट बनती है तो CDX2 इनॉन्स होता है, एंड इसके बाद ये क्या है, ये इनहिबिट कर देते हैं OCT4 को। अब OCT4 जहाँ एक्टिव हो गया, ये क्या बनाता है, ICM, और उसको मेंटेन करता है STAT3। यहाँ नैनोज भी बनता है, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, जबकि ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ये देखो, और एक चीज आपको ये भी देख सकते हैं, OCT4, नैनोज, STAT3, SOX2 ये क्या करते हैं, ICM का फॉर्मेशन करते हैं। सारे प्रोटीन्स मिलकर के, YAP प्रोटीन, TAT4 और CDX2 प्रोटीन, ये मिलकर के हमारे ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्पर्म्स आर अलाउड टू फर्टिलाइज ओवा हैविंग नॉन फंक्शनल ओवा स्टेसिन। The following possibilities may be of signaling in the fusion of these gametes। अब इसके अंदर क्या कुछ प्रोटीन्स दिए हुए हैं, जैसे कि CD9 क्या करता है, ZP2 क्या करता है। ये सारे प्रोटीन्स अगर हम देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ओवास्टेसिन होता है, ये क्या करता है, हमारे रिसेप्टर के लिए प्रोटीज का काम करता है, यानी इसको ब्रेक करता है। अब मैं एक बार ये इवेंट्स बताती हूँ कैसे होता है। जो स्पर्म है वो एग से बाइंडिंग करता है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अभी ऐसे ही थोड़ी होता है, यहाँ पर क्या कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्पर्म है इसके ऊपर इजोमो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जबकि एग के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो है जोनो। ये दोनों जो बाइंडिंग करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो वहां पर फ्यूजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो होता है CD9। ये क्या करवाता है, फ्यूजन को, बिल्कुल बाइंडिंग तो हो जाती है लेकिन CD9 नहीं होता है, तो उनकी जो बाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से नहीं होती है। ये चीज यहाँ पर ये सारे प्रोटीन्स काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इजोमो कहाँ प्रेजेंट होता है, जूनो कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस मैंने आपको बता दी प्रोटीन्स होता है, और ये क्या करता है, जो ZP2 जो हमारे प्रेजेंट होता है एग के ऊपर, इसको क्या करता है, क्लिप ऑफ करता है या फिर इसको हटाता है, लीव करता है, और जिससे क्या है, हमारी पॉलीस्पर्मी जो होती है ब्लॉक होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए प्रोटीन क्या करता है। यहाँ है विच कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स द आउटकम्स ऑफ अबव इवेंट्स। तो आपको पता है ओवास्टेसिन क्या करता है, ये पॉलीस्पर्मी करवाता है। तो आपको अगर ये चीज पता होगी तो यहाँ ये देखो, पॉलीस्पर्मी में अकर फ्रिक्वेंटली, तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शंस में किसी में भी हमारे ई नहीं दिया हुआ, ठीक है। लेकिन हम सारे जो ऑप्शन है उसको डिकोड करते हैं। द स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज ओवा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ है द स्पर्म्स विल बाइंड एंड पेनिट्रेट द जोना प्लोसिडा बट विल नॉट बी एबल टू फ्यूज विथ ओवम मेम्ब्रेन, ऐसा भी नहीं होता है। ZP2 विल नॉट बी क्लिप्ड बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रोटीज, ये बिल्कुल हमारे सही है, ठीक है, ट्रू है। फिर है CD9 प्रोटीन ऑफ एग मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई। अभी मैंने बताया था एग की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर इस तरह से माइक्रोविलाइज लगे रहते हैं, ये ऐसे, और माइक्रोविलाइज के ऊपर क्या है, इस तरह से
झूमो जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट रहता है, झूमो, और स्पर्म जो होता है वो इस तरह से आता है, यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर इस झूमो प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये दोनों इस तरह से बाइंड करता है। बाइंडिंग जो फ्यूजन होती है उसको अच्छे से करवाता है CDH9 प्रोटीन। इस तरह से ये चीज काम करती है। Not be able to interact with sperm membrane proteins in the absence of ovostasis। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ हमें क्या है, नॉर्मली ओवास्टेसिन जो प्रोटीन है वो क्या फंक्शन करता है उसके बारे में हमें हमारे ऑप्शंस के ऊपर देखना है। तो ये पॉलीस्पर्म में करवाता है सबसे पहले, क्योंकि ये ZP2 जो होता है एग के ऊपर प्रेजेंट, इसको क्या क्लीव ऑफ करवाता है, ये क्लीव करवा देता है या इसको हटा देता है। उसके बाद क्या हमारी पॉलीस्पर्म में ब्लॉक हो जाती है। पॉलीस्पर्म का मतलब आपको मैंने समझाया था, एक से ज्यादा स्पर्म का हमारी एग के साथ फ्यूजन करना, उस चीज को हमें रोकना पड़ता है, क्योंकि वो एक लेथल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में क्या है, हमारे जो एम्ब्रियो है उसमें काफी सारी डिजीज होती है, इस वजह से इस चीज को हम रोकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे हो जाएगा। अब है हमारे मैच द फॉलोइंग क्लीवेज पैटर्न विद द स्पीसीज इन विच दे अकर। तो यहाँ स्पीसीज दी हुई है और इनके अंदर किस तरह का क्लीवेज पैटर्न होता है ये हमें देखना है। तो सबसे इजी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, इनमें क्या है, जैसे कि ड्रोसोफिला मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या होता है, मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। ये चीज आपको हमेशा पता रखनी है। सुपरफिशियल टाइप का जो क्लीवेज होता है हमारे ड्रोसोफिला इंसेक्ट में ही होता है। तो अब एस का सेकंड हमारे एक इसमें है, एक इसमें है, तो ये बाकी के दो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे इससे ज्यादा इजी अब कौन सा है, एक और इजी। अब हम बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में किस टाइप का क्लीवेज पैटर्न पाया जाता है। तो हमारी जो बर्ड्स होती है उसमें पाया जाता है मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। अब है हमारे आर का फर्स्ट, तो आर का फर्स्ट है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेटफॉर्म में क्या है, हमारे होलोप्लास्टिक स्पाइरल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। ये चीज मैंने आपको पूरी लिख के समझाई थी, ये देखो मैंने पूरा समझाया था कि किसमें किस टाइप डिस्कॉइडल क्लीवेज हमारे बर्ड्स में होता है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। सुपरफिशियल जो होता है हमारे वो होता है इंसेक्ट्स में, ये देखो इसमें भी दिया हुआ है ऐसे कैसे इंसेक्ट्स में होता है। मैमल्स में हमारे होता है रोटेशनल क्लीवेज। ये पूरी स्लाइड आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया इसका 4 एंड फ्रॉग जो होता है उसमें हमारे होता है रेडियल क्लीवेज, हो गया 3। ये देखो विच काइंड ऑफ क्लीवेज इज शोन इन मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं उनमें किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था रोटेशनल होलोप्लास्टिक क्लीवेज जो है हमारे मैमल्स में प्रेजेंट। इस टाइप के अपन 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो वही ICM वो ट्रोफोप्लास्ट बनेगी या वो सेल हमारी ICM बनेगी, इसके ऊपर भी मैं ये 5वां क्वेश्चन करवा रही हूँ। और ये मतलब कि पूरे एक साल में अपना 2 बार होता है पेपर, तो दोनों बारों में कोई सी भी एक शिफ्ट में तो पक्का ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत और अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है ये क्वेश्चन। यह है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वी आर गिवन रिगार्डिंग द डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियोज। यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से हमें ट्रू बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्यूरिपोटेंसी ऑफ द इनर सेल मास इज मेंटेन्ड बाय ए कोर ऑफ 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स OCT4, SOX2 एंड नैनोज। इन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है इनको यामानाका फैक्टर भी बोला जाता है। ये चीज आपको मैंने जब फर्स्ट या सेकंड क्लास में डेवलपमेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए थे तब भी ये मैंने आपको करवाए थे कि यामानाका फैक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाए क्योंकि यही हमारे मेंटेन करते हैं तीनों फैक्टर्स, ICM जो बनता है उसको, ठीक है। फिर है हमारे ए, हमारे अगर सही है तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। उसके साथ ही हमारा डी जो है वो भी एलिमिनेट हो गए। बट डी हम देखते हैं OCT4 एक्टिवेट्स CDX2, तो ये एक्टिवेट नहीं करता है, ये क्या करता है हमारे OCT4 CDX2 को क्या है इनहिबिट करता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। सी देखते हैं बोथ ICM एंड ट्रोफोप्लास्ट सेल सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ CDX2, तो दोनों नहीं करती है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी हमारे रॉन्ग है। अब बचा हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी, एक बार हम उसे देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर बी, प्रायर टू
blastocyst formation, each blastomere express both CDX2 and OCT4 transcription factor and appear to be capable of becoming either ICM और ट्रोफोब्लास्ट। ये चीज बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको समझाया था। जब ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज चल रही होती है, 16 सेल स्टेज मोरुला जिसको बोलते हैं, तब क्या इन दोनों के पास कैपेसिटी होती है उस पूरी सेल के पास कि कौन सी सेल हमारे ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी, कौन सी सेल हमारे आईसीएम बनाएगी। लेकिन जिसके पास हमारे CDX2 एक्सप्रेस होगा वो हमारे ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, जिसके पास OCT4 एक्सप्रेस होगा वो हमारे आईसीएम का फॉर्मेशन करती है। वहां उस चीजों का क्या है, ये अब मतलब कि सेपरेशन होता है, जिसके पास जो प्रोटीन जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइपिकल मोमेंट पैटर्न ऑब्जर्व ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन। तो कौन सा हमें मोमेंट नहीं दिखता है, तो वो होता है फ्यूरिंग। ये हमारा जो मोमेंट होता है इसमें क्या है, क्लीवेज जो होता है उसके अंदर जो सेल्स है अंदर की ओर दस रही होती है, तो ये वाला चीज हमारे इसके अंदर नहीं होता है। जबकि इन्वोल्यूशन होता है, एपीबॉडी होती है, डीमाइलेशन होता है, एक के ऊपर एक सीड्स का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीजें होती है। ये वाले क्वेश्चन कितने सारे आ गए, ठीक है, ग्रेस्टुलेशन वाले। तो ये देखो फिर से वही चीज आ गई आपकी, वही आईसीएम बनेगी कि ट्रोफोब्लास्ट बनेगा। इसमें क्या एक सिग्नलिंग काम करती है, हिप्पो सिग्नलिंग जिसको बोलते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। हिप्पो पाथवे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग मैमेलियन डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आईसीएम फॉर्मेशन। आईसीएम फॉर्मेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारे ट्रू है वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले मैं आपको हिप्पो सिग्नलिंग समझाती हूँ। ये देखो हमारी है हिप्पो सिग्नलिंग, मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ किया है। हिप्पो सिग्नलिंग में क्या होता है, अगर हमारा हिप्पो पाथवे जो होता है अगर वो एक्टिव नहीं रहता है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये अगर एक्टिव नहीं होगा तो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। ये नॉर्मल सी चीज है, सिग्नलिंग आपको नहीं पता है, ये दो लाइंस आपको पता होनी चाहिए। जहाँ हिप्पो पाथवे हमारा इनएक्टिव होगा वहां हमारे ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, एंड जहां पर हिप्पो पाथवे हमारा एक्टिव होगा वहां पर क्या है, आईसीएम का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से लर्न रखनी है। फिर उसके बाद एक हिप्पो प्रोटीन होता है, ये एक्टिव करता है लेट्स को। लेट्स एक प्रोटीन होता है, ये सब चीजें हमारी क्या है, प्रोटीन ही है। ये क्या है, प्रोटीन, लेट्स प्रोटीन को एक्टिव करता है। अब ये हिप्पो प्रोटीन जो है वो किस चीज से एक्टिव हुआ है, ये अभी तक अननोन फैक्टर है कि किससे एक्टिव होकर के ये आता है, इसका अभी बिल्कुल भी पता नहीं है। फिर यहाँ से यैप प्रोटीन एक्टिव होता है, यैप या टैज जो होता है ये प्रोटीन एक्टिव होता है। ये दोनों आते हैं हमारे न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस में पड़ा हुआ हमारे एक टैड4 जो प्रोटीन होता है उसके साथ मिलकर के CDX2 जो है उसको एक्टिवेट करता है। अब जैसे ही CDX2 एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पर क्या है, हमारे OCT4 इनिबिट हो जाएगा। ये इनिबिशन का साइन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये साइन होता है एक्टिव का एंड ये साइन होता है इनिबिशन का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हिप्पो सिग्नलिंग यहाँ एक्टिव होती है, यहाँ लैट प्रोटीन एक्टिव होता है, यैप और टैज जो प्रोटीन होता है इनके ऊपर क्या है, फास्फोराइलेशन लगा के और इनको क्लीव ऑफ कर देता है। अब ये दोनों क्लीव ऑफ करके क्या हमारे न्यूक्लियस में नहीं जाते, न्यूक्लियस में नहीं जाएंगे तो यहाँ कोई सिग्नलिंग वर्क नहीं करेगी। और टैड4 जो है ये ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि टैड4 को CDX2 बनाने के लिए कौन इनको वो कर रहा था, वो कर रहे थे हमारे यैप एंड टैज जो प्रोटीन है वो उनको एक्टिव कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे इनको क्लीव ऑफ कर दिया तो न्यूक्लियस में आए नहीं, न्यूक्लियस में ये नहीं आएंगे तो टैड4 ऐसे कैसे पड़ा रहेगा और CDX2 जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारे OCT4 का फॉर्मेशन होगा, मतलब OCT4 एक्टिव होगा और ICM का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारी सिग्नलिंग है और ये रिसेंटली इस सिग्नलिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस के ऊपर। द टैड4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर व्हेन एक्टिव प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ CDX2 जीन। फिर है लीडिंग टू ICM फॉर्मेशन। यहाँ तक हमारे बिल्कुल सही दिया हुआ, लेकिन ये ICM ना बना करके हमारे बनाता है ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इफ लेट्स काइनेज फोस्फोराइलेट द यैप एंड टैज ट्रांसक्रिप्शनल कोएक्टिवेटर्स, द फोस्फोराइलेटेड फ्रॉम द यैप डज नॉट एंटर द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड गेट्स डिग्रेडेड which leads to ICM formation। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज ही मैंने आपको बताया था। ये जब इसके अंदर ये
काइनेज एक्टिविटी होती है तो इसके अंदर क्या है, ये क्लीव ऑफ कर देता है प्रोटीन काइनेज की तरह, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर पाते हैं एंड आईसीएम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट में ऐसा कैसा दिया हुआ है सिग्नलिंग के बारे में। इन द एब्सेंस ऑफ फंक्शनल लेट्स प्रोटीन द येप ट्रांसक्रिप्शन cofactor can bind to TAT4 to active CDX gene and promoting, यहाँ तक बिल्कुल सही है, प्रमोट करता है ये ट्रोफोब्लास्ट को। वैसे ये भी हमारे रॉन्ग हो जाएगा। फिर है सिंथेसिस ऑफ CDX2 अपरेगुलेट OCT4, अपरेगुलेट नहीं करता है, ये इसको इनिबिट करता है, तो ये भी हमारे ऑप्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये जो हिप्पो सिग्नलिंग मैंने समझाई है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सिग्नलिंग के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत इजी सिग्नलिंग है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। ये 2019 के समथिंग का क्वेश्चन है, इसके बाद अब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे इस सिग्नलिंग के ऊपर ही बेस्ड आ रहे हैं। उससे पहले वाले अगर अपन ने किए हो सिग्नलिंग को लेके नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, देखो इस टाइप के नॉर्मल्स आए हुए थे, ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर ड्राइड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। अब यार मैंने आपको बताया तो जो बोन्स बनती है वर्टिब्रेट्स की, उसका जो ड्राइव होती है वो कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से होती है, तो वो होती है हमारे मेसोडर्म। अब मैं ना कुछ जो जर्म्स लेयर्स होती है एक्टोडर्म में क्या क्या बनता है, मेसोडर्म क्या क्या बनाती है एंड एंडोडर्म हमारी क्या क्या बनाती है, मैं वो लिख देती हूँ। एक्टोडर्म हमारी स्किन बनाती है, मोस्ट कॉमन ब्रेन बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड, इनफ है इतना ही। अब मेसोडर्म हमारी क्या क्या बनाती है, मसल्स बनाती है, ब्लड एंड बॉन्स का फॉर्मेशन करती है। अब है हमारे एंडोडर्म, तो ये बनाता है थायराइड। इन सबकी क्या इनर जो लाइनिंग होती है उन सबका फॉर्मेशन हमारे एंडोडर्म करती है, ठीक है। अब है alveolar cells of the lungs arise from which of the following layers। अभी मैंने आपको बताया था जो एंडोडर्म है वो इसका फॉर्मेशन करती है, तो ये हो जाएगा। फिर है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोज इंटीरियर इज टर्म। मैंने आपको बताया था माइग्रेशन यानी इनग्रेशन, तो इस चीज से आप क्या इस चीज का पता रख सकते हैं। रेस्टोरेशन प्रोसेस होती है उसमें ये 5 टाइप का होता है, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, एपीबोली, डीएमाइलेशन एंड इनग्रेशन। तो ये हमारे माइग्रेशन होता है सेल्स का, तो वो होता है हमारे इनग्रेशन के अंदर। ये सारे क्वेश्चंस क्या है 2022 के है। तो यह है विच इज द पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मैमल्स। अब यही सेम क्वेश्चन मैमल्स का भी अपन ने पीछे भी देखा था, ये देखो ये आया हुआ था 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और 2022 में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था रोटेशनल होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है वो हमारे मैमल्स में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं वो एक रेस्टोरेशन इस टाइप के क्वेश्चंस हम काफी सारे कर चुके हैं, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरियाज है यहाँ से क्या है रैंडमली फ्रिक्वेंटली उठ करके क्वेश्चंस आते हैं, चीजें वही है, वही रेस्टोरेशन के 5 स्टेप्स थे। क्लीवेज 2 टाइप का होता है, आइसोलेसिथल, मिजोलेसिथल थे, फिर उसमें कुछ टाइप्स हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा आता है। फिर हमारी जो जर्म्स लेयर बनी है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं। फिर उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट एंड आईसीएम का जो डिसीजन होता है उस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से आता है। तो ये चीज आप भी देख रहे होंगे, मैंने कोई 20 से ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए, तो सेम उन्हीं चीजों के ऊपर रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट स्प्रेडिंग एज ए यूनिट to enclose deeper layer into the embryo is termed as। तो यहाँ क्या है एपिथेलियल शीट जो है स्प्रेडिंग हो रही है, इसका मूवमेंट हो रहा है, तो ये होता है हमारे एपीबोली में। तो इन्वोल्यूशन भी नहीं होता, इंग्रेशन भी होता है, इम्बोली ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये हमारे एपीबोली है जिसमें ये सब चीजें हमारे देखने को मिलती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इन मैमल्स आर ड्राइव फ्रॉम, मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो ड्राइव होती है वो होती है आईसीएम से, एंड ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो हमारी बनती है, सॉरी प्लेसेंटा जो होता है वो हमारे बनता है ट्रोफोब्लास्ट से। इस तरह से इनर सेल मास इसमें आ जाएंगे। अब वही अभी अपन ने जस्ट इससे पहले भी क्वेश्चन देखा था, सुपरफिशियल क्लीवेज किसमें पाया जाता है, मैंने आपको बताया था इंसेक्ट्स में जो है सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। सबसे इजी बर्ड्स में डिस्कॉइडल टाइप का पाया जाता है, सेम वही का वही क्वेश्चन आया। देखो थोड़ा बहुत इसमें चेंजमेंट है, कुछ भी नहीं है, वही इसमें पूछा गया है सुपरफिशियल क्लीवेज, डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो अब हम देखते हैं इन दोनों ऑप्शन से ही हमारे आंसर पर अगर हम पहुंच जाए तो
तो हमारे सी का जो है वो 4 है एंड डी का हमारे 2 है, तो सी का 4 डी का 2 हमारे ओनली एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है जो है ऑप्शन नंबर 4। ये देखो सी का 4 डी का 2, अब बाकी को हम वापस मिला सकते हैं। अब है आइसोलेसिकल बाइलैटरल, तो ये ट्यूनिकेट जो है उसमें इस टाइप का क्लीवेज पैटर्न हमें देखने को मिलता है। फिर है मेसोलेसिकल रेडियल, ये हमारे पाया जाता है एम्फीबियंस। फ्रॉग में भी मैंने आपको बताया जो फ्रॉग है ये इसका टॉपिक भी, इसके जो पीवाईक्यूज है वो भी हम करेंगे। इसमें किस टाइप का रेडियल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, ये आपको लर्न रखना है। जो टॉपिक्स हमारे दिए हुए हैं जिन ऑर्गेनिज्म या के बारे में हमसे पूछा गया, जैसे कि सी एलिगन्स में किस टाइप का पाया जाता है, मैमल्स में किसमें, सी अर्चिन में किस टाइप का पाया जाता है, इंसेक्ट जैसे ड्रोसोफिला हमने पढ़ा था उसमें किस टाइप का पाया जाता है। तो जो चीज हम पढ़ेंगे, फ्रॉग भी हम पढ़ेंगे, इन चीजों का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्लीवेज इसके अंदर इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हम देखते हैं, यहाँ है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ कितने सारे स्टेटमेंट्स है वो सारे राइट है, इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे रॉन्ग है। चलिए देखते हैं कौन सा रॉन्ग है। ट्रांजिएंट राइज इन कैल्शियम +2 इज नेसेसरी फॉर एग एक्टिवेशन इन मैमल्स, ये बिल्कुल राइट है। एग एक्टिवेशन के लिए हमारे कैल्शियम जो है वो बहुत नेसेसरी होता है, जो कि ER में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पर्म इंड्यूस एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैल्शियम +2, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि नेसेसरी होता है, और जबकि नीचे वाले में बोल रहा है कि बिल्कुल ही इन्वॉल्व ही नहीं होता है, जबकि ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल फॉल्स है। स्टेटमेंट जो सेकंड है हमारे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है इन मैनी ऑर्गेनिज्म एग सीक्रेट डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट इंटरेक्ट एंड एक्टिव स्पर्म्स, तो ये भी हमारे सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर स्पिरेक्ट और रिसेक्ट जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एग को अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये चीजें जो है जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रही इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए हुए ये बिल्कुल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछली क्लास में, जो मैंने आपको पीवाईक्यू करवाए थे सेम उसी के ऊपर आया हुआ है ये फिर से। फिर है कैपेसिटेड मैमेलियन स्पर्म कैन पेनिट्रेट द क्यूमुलस, ठीक है, क्यूमुलस जो लेयर हमारे एग के ऊपर प्रेजेंट होती है एंड बाइंड करता है जोना प्लूसिडा से, ये भी, और इसमें भी ZP2 से ये बाइंड करता है। ठीक है, इस तरह से ये स्टेटमेंट भी हमारे ट्रू हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था जो कि हमारे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे रॉन्ग है। अब ये है हमारे लास्ट क्वेश्चन, वही हिपो सिग्नलिंग से फिर आया हुआ है, हमारे 2022 में आया हुआ है। सिग्नलिंग पाथवे इज इम्पोर्टेंट फॉर egg proliferation. It is regulated by the protein kinase M and the transcription activator YAP and TAS. Accordingly, the following events may be observed with. यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अब हमें बताना है which one of the following situation can support progression of cancer. ठीक है, अब यहाँ है activated ऑफ टैट्स बाय फॉस्फोराइलेटेड, तो यहाँ टैट्स इनको कुछ भी नहीं करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था हमने, ये सिग्नलिंग देखी थी। टैट्स क्या करता है हमारे, इसलिए मैंने आपको सिग्नलिंग समझाई, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए और आ भी रहे हैं आगे के में। तो टैट क्या करता है, अगर ये एक्टिव रहता है, यैप और टैस इसको आकर के एक्टिव करते हैं तो ये CDX2 का फॉर्मेशन करता है। अगर इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन होगा तो नॉर्मल चीजें हमारी चलती रहेगी जैसे चलनी चाहिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ कैंसर पूछा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें फंक्शन करेगी, तो कैंसर का प्रोग्रेशन होगा, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ अगर एक्टिवेशन हो जाता है टैड का फॉस्फोराइलेटेड बाय यैप एंड टेस्ट, तो अगर इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है इनके अंदर तो ये न्यूक्लियस में नहीं जाते हैं, नॉर्मल हमारा फंक्शन चलता रहता है, तो ये चीज हमारे जो कैंसर है उसका प्रोग्रेशन नहीं करवाएगी। यहाँ भी इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रहा है लेट्स के थ्रू, तो ये भी नहीं होगा कैंसर के प्रोग्रेशन में, तो इसलिए हमारे A एंड B ऑप्शन जो है वो हमारे कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक्टिवेशन हो रहा है टैड का, ठीक है, बट जैसे टैड का एक्टिवेशन होता है ये क्या करता है, अगर CDX2 एक्टिवेट होता है तो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है एंड OCT4 होता है तो ICM बनाता है। एक्टिवेट तो हो गया, बट क्या हुआ है, बाय डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पर यैप एंड टेस का, तो यहाँ पर इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा,
तो ये क्या है, क्लीव ऑफ नहीं होगा, न्यूक्लियस में एंटर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ इनका डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, ये जा रहा है न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में जाकर के ये क्या है, डैड हमारे एक्टिव है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ इसमें समझाई हुई है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे करेक्ट है, जो कि कैंसर के प्रोग्रेशन में हेल्प कर रहा है। फिर यहाँ है इनएक्टिवेट किया गया है लेट्स को बाय रिप्रेशर्स। कुछ रिप्रेशर्स प्रोटीन के थ्रू क्या है, लेट्स को हमारे इनिबिट किया गया। अगर लेट प्रोटीन इनिबिट होगा, रेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर यैप और जेड को इनिबिट या क्लीव ऑफ करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यैप एंड जेड जो है ये किसके थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं लेट्स के थ्रू। क्या है, इनके ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो लग रहा है एंड ये क्लीव ऑफ हो रहा है। ये चीज आपको मैंने समझाया है। तो यहाँ पर इसी को ही अगर हम इनिबिट कर देंगे तो ये इनको इनिबिट नहीं कर पाएंगे, ये जाएंगे एंड न्यूक्लियस में जाकर के क्या है, अनकंट्रोल्ड रूप से क्या है, ये ग्रोथ करवाएंगे एंड ये कैंसर का प्रोग्रेशन करवाएंगे। ये चीज इसमें बोली है, इसलिए सी और डी ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा हुआ था, समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि डिफॉस्फोराइलेशन कंडीशन में क्या होगा, फोस्फोराइलेशन कंडीशन में क्या होगा। लेट्स जो प्रोटीन है ये एक्टिव होकर के यैप और टेल्स को क्या है, क्लीव ऑफ कर रहे हैं, फोस्फोराइलेट करके इनको क्लीव कर रहे हैं, जिससे ये न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर रहे हैं। इससे हमारी जो हिपो सिग्नलिंग है वो नॉर्मल टाइप से मेंटेन होकर के चल रही है। लेकिन इसी को लेट जो प्रोटीन है, इसी को अगर हम किसी आउटर रिप्रेशर के थ्रू इसको इनिबिट कर रहे हैं, तो हमारी यैप और टेल्स जो है वो इनिबिट नहीं होंगे। ये इनिबिट नहीं होंगे तो जाएंगे न्यूक्लियस में एंड कैंसर का जो प्रोग्रेशन है उसको करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे फर्टिलाइजेशन से पूरे क्वेश्चन जो कि आज तक आए हुए हैं। ग्रेस्टुलेशन, जर्मलेस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिस्पर्मी हुई, एग एम्ब्रियोजेनेसिस, जो भी चीजें उन सबसे हमारे सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे, 20 से 30 क्वेश्चन होंगे शायद, तो मैंने सारे करवाए। फिर भी 1-2 क्वेश्चन अगर रह गए होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो करवा दूंगी। जितने मुझे मिले मैंने पूरे अच्छे से कलेक्ट करके आपको समझाया है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।